गुरपतवंत सिंह पन्नू पेशे से वकील हैं, लेकिन उनके काम कुछ और ही बयान करते हैं। पन्नू सिक्स फॉर जस्टिस नाम के एक खालिस्तानी ग्रुप के लीगल एडवाइजर और प्रवक्ता हैं। भारत सरकार ने इस ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। पन्नू के इशारों पर यह ग्रुप हिंसा और अलगाववाद को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। इनका मकसद भारत से अलग खालिस्तान नाम का एक अलग सिख राष्ट्र बनाना है। पन्नू कनाडा में बैठकर यह सब करता है, जहां उसे पॉलिटिकल असाइलम मिला हुआ है। इतनी दूर बैठकर वो भारत के खिलाफ जहर उगलता है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके नफरत और बंटवारे का अपना पैगाम फैलाता है। उसके भड़काऊ भाषण अक्सर भारत सरकार और उसके प्रतीकों के खिलाफ हिंसा भड़काते हैं। पन्नू की बातों का असर कुछ सिख समुदायों पर जरूर हुआ है, खासकर कनाडा, यूके और अमेरिका में। वो कानून से भागता फिर रहा है और हमें याद दिलाता है कि एक्सट्रीमिज्म कितना बड़ा खतरा है और इससे लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साथ आने की जरूरत है। पन्नू ने अपनी बातों को और भी भड़काऊ बना दिया है और अब वो खुलेआम भारत के टुकड़े करने की बात करता है। ये धमकियां भारत की आबादी के बीच अशांति और फूट डालने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं। भारत सरकार पन्नू के बयानों से पैदा हुए खतरे से अच्छी तरह वाकिफ है। जरूरत इस बात की है कि असंतोष की जड़ तक पहुंचा जाए और राष्ट्रीय एकता के बंधन को मजबूत किया जाए। पन्नू की धमकियों की गंभीरता को पूरी तरह से समझने के लिए बॉल्कनाइजेशन शब्द और उसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझना बेहद जरूरी है। यह शब्द दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप से आया है, एक ऐसा क्षेत्र जिसने सदियों तक संघर्ष और विखंडन देखा है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जैसे जैसे तुर्क साम्राज्य कमजोर होता गया, पूरे क्षेत्र में राष्ट्रवादी भावनाएं उभरने लगीं। आत्मनिर्णय की इच्छा से प्रेरित होकर विभिन्न जातीय समूहों ने स्वतंत्रता की मांग की, जिससे कई युद्ध हुए और विद्रोह हुए। बाल्कन का अनुभव हमें अनियंत्रित राष्ट्रवाद के खतरों और विभाजन की मानवीय कीमत की याद दिलाता है। भारत अपनी संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों की समृद्ध विविधता के साथ बॉल्कनाइजेशन के खतरों को अच्छी तरह से पहचानता है। धार्मिक आधार पर 1947 में भारत का विभाजन देश के दिल पर एक गहरा घाव बना हुआ है। विभाजन के साथ हुई हिंसा और विस्थापन विभाजन की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाते हैं। आजादी के बाद के दशकों में भारत ने अपनी एकता और अखंडता के लिए कई चुनौतियों का सामना किया है। देश के विभिन्न हिस्सों में अलगाववादी आंदोलन, जिन्हें अक्सर बाहरी ताकतों का समर्थन मिलता है, ने राष्ट्र के ताने बाने को तोड़ने की धमकी दी है। भारतीय राज्य ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए लचीलापन दिखाया है और अपनी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सैन्य शक्ति और राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया है। पन्नू के बंटवारे की अपील उन वास्तविक चुनौतियों का फायदा उठाती है जिनका सामना भारत करता है: गरीबी, असमानता और सामाजिक अन्याय। समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और सुशासन पर ध्यान केंद्रित करके भारत अलगाववादी विचारधाराओं की अपील को कम कर सकता है। एक मजबूत और एकजुट भारत उन लोगों के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव है जो इसे विभाजित और कमजोर करना चाहते हैं। पन्नू की गतिविधियों और बयानों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान नहीं दिया गया है। हिंसा और अलगाववाद के लिए उसके खुलेआम आह्वान ने निंदा की है। भारत पन्नू के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए कनाडा सरकार के साथ मुखर रहा है। हालांकि कनाडा की प्रतिक्रिया ढीली रही है। बोलने की आजादी को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए कनाडा के अधिकारी हिचकिचा रहे हैं। इस निष्क्रियता ने भारत और कनाडा के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। पन्नू के खिलाफ कार्रवाई करने में कनाडा की अनिच्छा ने अतिवाद पर देश के रुख के बारे में असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। आलोचकों का तर्क है कि कनाडा के उदार कानूनों और सहिष्णु समाज का फायदा चरमपंथी तत्वों ने उठाया है,
जो देश को विदेशों में हिंसा की योजना बनाने और उसे भड़काने के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कनाडा सरकार का कहना है कि आतंकवाद के प्रति उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है और वह अपनी सुरक्षा और अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए खतरों का मुकाबला करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाता है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि कनाडा को अपनी सीमाओं के भीतर अतिवाद के मूल कारणों को दूर करने के लिए और अधिक करने की जरूरत है। इसमें कट्टरपंथ, नफरत फैलाने वाले भाषण और चरमपंथी समूहों को मिलने वाले विदेशी फंडिंग जैसे मुद्दों से निपटना शामिल है। पन्नू मामला उन चुनौतियों पर प्रकाश डालता है जिनका सामना लोकतंत्रों को राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और हिंसा के लिए उकसाने से रोकने के लिए बोलने की आजादी को संतुलित करने में करना पड़ता है। पन्नू की धमकियों को नजरअंदाज करना कोई विकल्प नहीं है। ऐसा करना बांध में एक छोटी सी दरार को नजरअंदाज करने जैसा होगा, इस उम्मीद में कि यह बढ़ेगी नहीं। निष्क्रियता के कई खतरे हैं। सबसे पहले, यह पन्नू की जहरीली बयानबाजी को जड़ें जमाने की अनुमति देता है, संभावित रूप से प्रभावशाली दिमागों को प्रभावित करता है और अशांति को हवा देता है। दूसरा, यह भारत और विदेशों में अन्य अलगाववादी समूहों को बढ़ावा देता है, जो पन्नू की बेजनकाज़नुस्ती से प्रेरित हो सकते हैं। तीसरा, यह वैश्विक मंच पर भारत की छवि को कमजोर करता है, इसे एक ऐसे राष्ट्र के रूप में चित्रित करता है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में असमर्थ या अनिच्छुक है। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत को निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए। कूटनीति, कानून प्रवर्तन और असंतोष के मूल कारणों को दूर करने के प्रयासों को मिलाना चाहिए। कार्रवाई करने में विफलता के न केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम होंगे, बल्कि इससे विश्व स्तर पर भारत विरोधी ताकतों का भी हौसला बढ़ेगा। बॉल्कनाइजेशन के खतरे का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो समस्या के लक्षणों और मूल कारणों दोनों का समाधान करे। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत को कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के साथ जुड़ना जारी रखना चाहिए। उनसे अलगाववाद और हिंसा को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का अर्जिंग करना चाहिए। इसमें खुफिया जानकारी साझा करना, वांछित व्यक्तियों का प्रत्यर्पण और ऐसे समूहों के वित्त पोषण पर रोक लगाना शामिल है। घरेलू स्तर पर भारत को अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और खुफिया तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि अंदर से आने वाले खतरों पर प्रभावी ढंग से नजर रखी जा सके और उन्हें बेअसर किया जा सके। इसमें सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना और मजबूत आतंकवाद विरोधी रणनीति विकसित करना शामिल है। हालांकि केवल सुरक्षा उपाय ही काफी नहीं है। भारत को उन अंतर्निहित कारकों को भी दूर करना होगा जो समाज के कुछ वर्गों को अलगाववादी प्रचार के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। इसके लिए समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। अंततः बॉल्कनाइजेशन के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार एक मजबूत और एकजुट भारत है, जहां प्रत्येक नागरिक अपनेपन की भावना महसूस करता है और राष्ट्र की प्रगति में उसकी हिस्सेदारी है। पन्नू और उसके जैसे लोगों से उत्पन्न खतरा राष्ट्रीय एकता और एकजुटता के महत्व की याद दिलाता है। यह सभी भारतीयों के लिए कार्रवाई का आह्वान है, चाहे उनका धर्म, क्षेत्र या भाषा कुछ भी हो। राष्ट्र को विभाजित करने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट हों। यह एकता सिर्फ एक नारा नहीं होनी चाहिए, यह हमारे कार्यों और एक मजबूत और अधिक समावेशी भारत के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में परिलक्षित होना चाहिए। हमें नफरत और विभाजन की राजनीति को खारिज करना चाहिए और भारत के एक ऐसे दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जो एकता, शांति और सद्भाव के मूल्यों को कायम रखते हुए इसकी विविधता का जश्न मनाता हो। पन्नू के विभाजनकारी एजेंडे का मुकाबला करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक की है। हमें अपने समाज में फूट डालने और दरारें पैदा करने के प्रयासों के प्रति सतर्क रहना चाहिए।
जहां भी हम नफरत फैलाने वाले भाषण और पूर्वाग्रह का सामना करते हैं, हमें उन्हें चुनौती देनी चाहिए। हमारी ताकत हमारी एकता में निहित है और यही एकता अंततः नफरत और विभाजन की ताकतों को हराएगी। पन्नू जैसे व्यक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियां वास्तविक हैं और इनके लिए दृढ़ प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत ने अपने लंबे और शानदार इतिहास में कई चुनौतियों को पार किया है। लचीलापन की भावना और एकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने हमेशा भारत को उसके सबसे कठिन समय में निर्देशित किया है। वर्तमान खतरा हालांकि गंभीर है, लेकिन दुर्गम नहीं है। इतिहास के सबक से सीखकर अपने संस्थानों को मजबूत करके और एकता और भाईचारे के बंधन को पोषित करके भारत इस चुनौती से और मजबूत और अधिक एकजुट होकर उभर सकता है। हमें उन ताकतों के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए जो हमें विभाजित करना चाहती हैं। हमें अपने लोकतंत्र और अपने संस्थानों को मजबूत करना चाहिए और हमें अधिक न्यायपूर्ण, न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। आइए हम एकता को चुनें, प्रगति को चुनें, भारत को चुनें, प्रगति को जीतें।